हेलो बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में हमने पुनर्जागरण का साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा, साहित्य का कैसे विकास हुआ, इटालियन साहित्य का, इंग्लैंड के साहित्य का और फ्रांस के साहित्य का। हम लोग जर्मन साहित्य के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा कि मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस, फ्रीडम ऑफ क्रिश्चियन मैन और बेबीलोन कैप्टिविटी ऑफ द चर्च के माध्यम से, आदि रचनाओं के माध्यम से अपने विचारों को कैसे व्यक्त किया। इन्होंने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, जिसे धार्मिक साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति माना जाता है। इसके अलावा स्पेन में भी काफ़ी साहित्य का विकास हुआ और वहाँ की आम जनता इससे काफ़ी प्रभावित हुई। तो इस तरह से हमने देखा कि साहित्यकारों ने अपनी रचनात्मकता के माध्यम से, अपनी बौद्धिकता के माध्यम से किस प्रकार देशज भाषाओं के माध्यम से आम जनता को पुनर्जागरण के प्रभावों के बारे में परिचित कराया, नवीन दृष्टिकोण से परिचित कराया और उनकी चिंतन शक्ति को विकसित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। अब पढ़ेंगे हम लोग कि कला का पुनर्जागरण के फलस्वरूप किस प्रकार विकास हुआ। इसमें अलग अलग रूप में देखेंगे, स्थापत्य कला के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में और मूर्तिकला के क्षेत्र में किस प्रकार विकास हुआ पुनर्जागरण के फलस्वरूप। इससे पहले बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो मध्ययुगीन जो कला थी उसका मुख्य विषय धर्म था। मध्य युग में कला के विषय पर, विषय वस्तु पर नियंत्रण के साथ साथ जो रंग थे, कलाकृतियों में जो रंग भरे जाते थे, उन पर भी चर्च का पूरी तरह से नियंत्रण था। लेकिन पुनर्जागरण के विकास के फलस्वरूप धीरे धीरे इन सभी चीज़ों पर नियंत्रण हटने लगा और लोगों ने एक नए दृष्टिकोण से सोचना शुरू किया और कला की जो विषय वस्तु थी, जो रंग का सम्मिश्रण था, उसमें भी परिवर्तन हुआ और एक नया दृष्टिकोण सामने आया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो मध्ययुगीन स्थापत्य कला थी उसको गोथिक शैली की कला कहा जाता था, लेकिन जो पुनर्जागरण काल में विकसित हुई उसको बोला था ग्रीको रोमन स्थापत्य कला शैली। इस शैली की प्रमुख विशेषताएं कि इसमें श्रृंगार, सज्जा और डिज़ाइन पर विशेष बल दिया जाता था। इसमें पत्थर के साथ साथ लकड़ी का प्रयोग होता था और क्लासिक पद्धति पर आधारित खिड़की, दरवाज़ों और पैनलों का निर्माण किया जाता था। और क्लासिक शैली में मेहराब, गुंबद, स्तंभों के साथ साथ रूपांकन उनके अलंकरण पर भी विशेष बल दिया जाता था। इस समय नुकीले मेहराब के साथ साथ क्या हुआ, गोल मेहराबों का भी निर्माण होने लगा। ग्रीको रोमन शैली में मेहराब, गुंबद और स्तंभों आदि के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया। फिलिप्पो ब्रुनेलेस्की पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य कला का प्रथम प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने फ्लोरेंस में सेंट मारिया कैथेड्रल का गुंबद डिज़ाइन किया और इन्होंने फ्लोरेंस में ही पीटी पैलेस नामक एक भवन डिज़ाइन किया। जो इस समय की स्थापत्य कला थी पुनर्जागरणकालीन, उसका यूरोप के अन्य देशों पर भी प्रभाव पड़ा। फ्रांस के सम्राट फ्रांसिस प्रथम और स्पेन के जो राजा थे फिलिप, उन्होंने भी रेनेसां स्थापत्य कला को संरक्षण दिया। फ्रांसिस प्रथम ने पेरिस में कॉलेज डी आर्ट एक नामक एक संस्था बनाई, जिसमें उन्होंने जो कलाकार थे स्थापत्यकार उनको संरक्षण दिया और इस बात के लिए उनको पूर्ण रूप से तैयार किया कि वो जो नवीन संस्कृति है, जो नए विचारधारा है, उनको अपनी कलाकृतियों के माध्यम से आम जनता को परिचित कराएं। अब हम देखेंगे, अगला है चित्रकला के क्षेत्र पर पुनर्जागरण का प्रभाव। चित्रकला के क्षेत्र में जियोटो, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल आदि प्रमुख चित्रकार हुए। जियोटो को रेनेसां चित्रकला का प्रथम प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने अपनी चित्रों के माध्यम से जनसाधारण से संबंधित विषयों पर चित्र बनाए और यथार्थवाद का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया। लियोनार्डो दा विंची की प्रमुख कृतियाँ हैं मोनालिसा, लास्ट सपर, वर्जिन ऑफ द रॉक्स, वर्जिन विद चाइल्ड एंड सेंट एनी, जिसमें इन्होंने अपनी रचनाओं में अलग अलग विषय वस्तु लेकर उनको चित्रित किया और अपने विचारों को व्यक्त किया। माइकल एंजेलो जो
स्थापत्यकार, मूर्तिकार होने के साथ साथ एक अच्छे चित्रकार भी थे। इन्होंने लगभग 145 के करीब चित्र बनाए, जिसमें प्रमुख हैं द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन। लास्ट जजमेंट में इन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया कि जहाँ मानव जाति के लोग आतंकित हैं और ईश्वर से उनको दया की कोई आशा नहीं है, इन्होंने सिस्टाइन चैपल की छत पर लगभग 394 चित्र बनाए और अपने विचारों को उनके माध्यम से व्यक्त किया। रॉफेल ने सिस्टाइन, मैडोना, स्कूल ऑफ एथेंस जैसे प्रमुख अपने चित्रों की रचना की, जिसमें उन्होंने माता के वात्सल्य, प्रेम आदि को दर्शाया है और अपने विचारों को अति सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। तीसरा क्षेत्र है कला के क्षेत्र में मूर्ति कला, जिसमें दोनोतेलो, लोरेंजो गिबर्टी, माइकल एंजेलो प्रमुख मूर्तिकार हुए। दोनोतेलो को मूर्ति कला का प्रथम प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने वेनिस में सेंट मार्क की मूर्ति का निर्माण किया। लोरेंजो गिबर्टी ने फ्लोरेंस में चर्च के दोनों प्रवेश द्वारों पर नक्काशी करके सुंदर मूर्तियां बनाई, जिसे माइकल एंजेलो ने स्वर्ग के द्वार की संज्ञा दी है। माइकल एंजेलो ने बाउंसलेव, मोजेस, डेविड और पिएटा नामक प्रमुख मूर्तियां बनाई, जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। संगीत के क्षेत्र में देखा जाए, संगीत कला के क्षेत्र में, तो मध्य युग में संगीत पर प्रतिबंध था। चर्च के द्वारा पूर्णतः पाबंदी थी धर्म संगीत पर, लेकिन पुनर्जागरण के फलस्वरूप संगीत को अनिवार्य माना गया। मार्टिन लूथर जैसे व्यक्ति ने भी इसका समर्थन किया। 1554 में गियोवेनी पैलेस्ट्रीना ने मोजेस नामक एक सामूहिक गीतों पर एक पुस्तक लिखी और आज भी यह पुस्तक चर्च संगीत का आधार है। पियानो, वायलिन आदि उपकरण इस समय की ही देन है, इस समय इनकी खोज हुई। मस्किन दास इस समय का एक प्रमुख संगीतज्ञ था, जिसमें लौकिक संगीत को उन्होंने बढ़ावा दिया। ऑर्केस्ट्रा संगीत जो है वो पुनर्जागरण की ही देन मानी जाती है। इस तरह से पुनर्जागरण काल में कला पुनर्जागरण युग की मानव भावनाओं की अभिव्यक्ति और सशक्त ढंग से प्रस्तुत करने का एक माध्यम बन के सामने आई। विज्ञान के क्षेत्र में क्या विकास हुआ पुनर्जागरण के फलस्वरूप? हमने पढ़ा कि मध्य युग में पूर्णतः व्यक्ति अपने लौकिक जीवन पर ज़्यादा ध्यान देकर धर्म पर आधारित था। चर्च और पोप ने उनके जो दृष्टिकोण तो था उसको अपनी विचारों से बांधा हुआ था, लेकिन जब धीरे धीरे विचार परिवर्तन होने लगे तो विज्ञान के क्षेत्र के विकास का भी इनके विचारों पर प्रभाव पड़ा। इस समय कुछ ऐसे वैज्ञानिक हुए जैसे कोपरनिकस, केपलर, ब्रूनो, गैलीलियो, देकार्ते, स्टेविनस, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में खोज करके लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन किया। कोपरनिकस एक प्रमुख पोलैंड निवासी खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज़ नामक एक पुस्तक लिखी, जिसके सिद्धांत को कोपरनिकस प्रणाली कहते हैं। केपलर ने, ये भी खगोल शास्त्री थे, इन्होंने ग्रहों की गति का नियम दिया। ब्रूनो इटालियन खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने केपलर और कोपरनिकस के सिद्धांतों का प्रचार किया। गैलीलियो को दूरबीन का आविष्कारक माना जाता है। रीन देकार्ते फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ थे। इसी तरह से स्टीवेनियस भी हॉलैंड के एक प्रमुख गणितज्ञ थे, जिन्होंने गणित के क्षेत्र में काफ़ी विकास किया। विलियम गिलबर्ट ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, इन्होंने चुंबक का सिद्धांत दिया। हेलमोंट ने गैस शब्द का आविष्कार किया और CO2 गैस की उन्होंने खोज की। पैसेडियम वैज्ञानिक थे, इन्होंने मानव शरीर की रचना का अध्ययन किया। और विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। जॉन नेपियर स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे, इन्होंने लॉग टेबल्स का आविष्कार किया। तो इस तरह से बच्चों आप देखो
कि किस तरह से इस समय प्रमुख वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में खोज करी, जिनके कारण इनको वर्तमान समय में भी जाना जाता है कि किस तरह से इन्होंने उस युग में भी अपनी खोजों को संभव बनाया और लोगों के दृष्टिकोण में काफ़ी परिवर्तन किया। इस दौरान काफ़ी नए नए क्षेत्रों की भौगोलिक खोजें भी हुई। खोजों के फलस्वरूप जो भारत के लोग थे या अन्य यूरोपीय देशों के लोग थे वो एक दूसरे के विचारों से परिचित हुए। तो इस तरह से पुनर्जागरण के फलस्वरूप सभी क्षेत्रों में काफ़ी परिवर्तन हुआ। और यदि हम इसके महत्व को देखें, पुनर्जागरण के महत्व को, तो नए राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान, स्वतंत्र चिंतन शक्ति और दृष्टिकोण का विकास, मानववादी विचारधारा का विकास, साहित्य, कला के विभिन्न क्षेत्रों, विज्ञान के क्षेत्र में विकास, शिक्षा के क्षेत्र में विकास, भौगोलिक क्षेत्रों का विस्तार, भौगोलिक खोजों का विकास, आंतरिक समुद्री व्यापार का स्थान बाहरी समुद्री व्यापार ने ले लिया। इस तरह से कुछ ऐसी प्रमुख विशेषताएं हैं जिनको हम इसके महत्व के रूप में ले सकते हैं। और इस तरह से पुनर्जागरण के विकास ने आगे लोगों को प्रेरित किया कि वह विश्व के इतिहास में कुछ नया करें और एक नए दृष्टिकोण के साथ जीवन में आगे बढ़ें। धन्यवाद।